जय हिंद। आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, सभी जीवों में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। विशेष हमारा फोकस रहेगा कि मानव श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। देखिए, सभी जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं और कुछ एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें श्वसन के लिए अंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो एक ही कोशिका है, तो एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिकाओं से मिल करके बना है, तो उसमें कोई स्पेशल अंग नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे कोशिका जब आपस में मिलता है तो टिश्यू बनता है, बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो एक ऑर्गन बनता है, यानी अंग बनता है। बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी कि कोई अंग तंत्र बनता है। जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। सभी जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग तरह के अंग पाए जाते हैं। जैसे कहूँ मैं, एक कोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा श्वसन होता है। जैसे एक कोशिकीय जीव मान लेते हैं कि अमीबा है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस है। ये जल में घुलित ऑक्सीजन को विसरण द्वारा, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहाव होता है। जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर के जल में चला जाएगा, पानी में, और पानी में घुलित ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा, यानी कि विसरण द्वारा हो जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है, तो इन जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाता है, यानी एक कोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा श्वसन होता है। देखिए, कुछ स्तनधारी है, मैमेलिया जीव है, यानी स्तनधारी। जैसे हम लोग स्तनधारी है, तो हम लोग जैसे जीवों में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, इस फेफड़ा में श्वसन होता है। स्थलीय कीट जो है, यानी कि टिड्डा तिलचट्टा कह सकते हैं, ये श्वास नली द्वारा यानी ट्रैकिया द्वारा श्वसन करता है, उसमें फेफड़ा नहीं होता है। यानी कि स्थलीय कीट श्वास नली द्वारा, स्तनधारी फेफड़ा द्वारा, और एक कोशिकीय जीव विसरण द्वारा। उसी तरह से कहा जाए तो मेढक, देखिए मेढक दो तरह से होता है। जब वो अपने अंडे से निकलता है उस समय जो मेढक होता है उसको हम टोडपोड कहते हैं। वो मछली की तरह होता है। जैसे हम लोग भी बचपन में उसको पकड़ के, मछली समझ के पकड़ के लाते थे और घर पर रखते थे। कुछ दिन टंकी वंकी में, थोड़ा दिन के बाद, 10 दिन 15 दिन बाद वो मेढक बन जाता था। हम लोग कहते थे कि मेढक कैसे हो गया, तो टोडपोड कहते हैं उसको। जब मछली से एकदम बिल्कुल मछली की तरह होता है वो मेढक। तो मेढक 3 चीज़ों से श्वसन करता है। देखिए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग करता है। जैसे मेढक को अगर भूमि पर रहेगा, यानी कि पानी में नहीं रहेगा, स्थल पर रहेगा, तो उसमें फेफड़ा द्वारा श्वसन होता है। फेफड़ा से जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही वो सांस लेता है। उसके बाद अगर वो भूमिगत रहे, यानी जमीन के अंदर रहे, जब बरसात खत्म हो जाता है तो देखते होंगे कि सारे मेढक मिट्टी के अंदर दुबक जाता है, यानी छुप जाता है। फिर जब पहली बार बरसात की शुरुआत होता है, जिसको हम लोग बिरहिनिया पानी कहते हैं, उस समय सब निकलता है मेढक और वो टर्राता है, बोलता है अपने निषेचन के लिए, यानी कि अपने सेक्स के लिए बोलता रहा। जब भूमि के अंदर रहे तो वो त्वचा से सांस लेता है, और पानी में रहे तभी वो त्वचा से सांस लेता है। लेकिन जब मेढक छोटा होता है, जब जिसको हम टोडपोड कर रहे हैं, अभी मछली की तरह ही वो दिखता है, तो उस समय वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। जैसे मछलियाँ सांस लेती है गलफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा। मछली भी गलफड़ा के द्वारा सांस लेता है, यानी श्वसन करता है। मछली के साइड में देखते हैं, जो हम लोग कनफूरा कहते हैं, उठा के देखेंगे ऐसे, तो इसमें लाल लाल सीलिया की तरह बहुत सारा दिखता है, उसी के द्वारा वो श्वसन करता है। उसमें ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो डायरेक्ट उसमें से मुंह में पानी रखता है और गलफड़ा से निकलता है, तो पानी में घुलित ऑक्सीजन उस गलफड़ा के हीमोग्लोबिन में जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देता है, यानी अपने गलफड़ा से सांस लेता है। हमेशा देखेंगे मछली को पाकुर से पाकुर पाकुर मुंह चलाते रहता है। इसका मतलब यह है कि वो मुंह से पानी डालता है, गलफड़ा से बाहर निकलता है, और पानी में घुलित ऑक्सीजन को, छोटे छोटे सिलिया होता है, उसमें ब्लड रहता है, उसके द्वारा अवशोषित कर लेता है, यानी कि गिल्स के द्वारा वो श्वसन करता है। हम लोगों में श्वसन के लिए एक बहुत विशेष तरह के संरचना पाया जाता है, यानी बहुत विशेष तरह के एक अंग तंत्र पाया जाता है, जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। जब मानव श्वसन तंत्र में इतने सब अंग पाए जाते हैं जो हमारे नाक से लेकर के फेफड़ा तक फैले होते हैं। देखिए, हमारे फेफड़ा के बाद में भी हमारा कुछ श्वसन प्रक्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी श्वसन यानी कि नाक से लेकर के फेफड़ा तक इतने अंग पाए जाते हैं जिससे हमारे श्वसन क्रिया संपन्न होता है। देखिए, सबसे पहले नसा छिद्र है, यहाँ मैं लिखा हूँ नसा छिद्र। देखिए, एक जोड़ा होता है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया जो ये नाक से होता है। देखिए, नाक से सांस नहीं लिया जाता है। ये नाक एक बाहरी वातावरण में एक छिद्र है जिसको हम नसा छिद्र कहते हैं। ये एक जोड़ा होता है, बाहर से सांस लेकर के फेफड़ा तक इसे भेजा जाता है। नसा छिद्र जो बाहर ये दिख रहा है, ये नसा गुहा में खुलता है। जो यहाँ पर रहता है, ये हड्डी जो दिख रहा है, ये बड़ा मजबूत होता है। ये यहाँ पर एक नरम हड्डी ये वाला है जिसको हम नसा छिद्र
कहते हैं यहाँ तक है, इसके अंदर नसा गुहा है जहाँ तक ये हड्डियाँ मजबूत होता है, नसा गुहा कहते हैं। नसा गुहा, नसा मतलब होता है कि नाक, और गुहा मतलब हो गया कि खाली स्थान। नशा माने वो नशा, वो दारू वाला शराब वाला नशा ना समझ जाना। ये नशा गुहा जो है यहाँ पर, गुहा माने खाली स्थान, नाक का खाली स्थान यहाँ का। देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बहुत विशेष तरह की कुछ चीज़ पाई जाती है। बाहरी वातावरण से जब हम जो गैस लेते हैं, वो गैस या तो गर्मी का दिन है तो वो गर्म रहेगा, ठंडी के दिन है तो वो ठंडा रहेगा। तो एसी क्या काम करता है, एसी जो एयर कंडीशन है वो गर्मी में ठंडी देता है और ठंडी में गर्मी देता है। तो इसमें नशा गुहा में बहुत छोटा सा, दुनिया का सबसे छोटा एसी लगा होता है, जो बाहरी वातावरण की हवा अगर गर्म आती है तो उसे ठंडा करता है, अगर वो ठंडी आती है तो उसे गर्म करता है। नशा गुहा में दुनिया का सबसे छोटा एसी नाक में पाया जाता है। देखिए इसमें छोटे छोटे बाल भी होते हैं, जो जैसे बड़े बड़े धुलकन है, उस बाल से छन के जाए ताकि फिल्टर होके जाए, अंदर कोई गंदगियाँ ना जाए। देखिए नशा गुहा में बाल से जो गंदगियाँ नहीं छनता है, बहुत छोटे होते हैं धुलकन वगैरह, तो उसके लिए इसमें एक म्यूकस ग्लैंड होता है जिससे निकलता है म्यूकस निकलता है, जिसको हम लोग जैसे ऐसे आप लगाकर ऐसे निकालेंगे तो चिपचिपा पदार्थ बनता है। ऐसे सर्दी में तो ऐसे निकलते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्दी नहीं तभी भी नहीं निकलता है, सर्दी नहीं भी तभी अगर ऊँगली पूरा यहाँ तक लगाएंगे तो चिपचिपा द्रव निकलता है। वो चिपचिपा द्रव का काम है कि बाहरी वातावरण से जो धुलकन नाक के बाल द्वारा नहीं उसका छन पाया, यानी कि फिल्टर नहीं हो पाया, उसको अपने में वो चिपका लेता है और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में उसको नकटी के रूप में ऐसे निकाल के लोग फेंकता है। नकटी जो होता है वो गंदगिया को उसमें सूखते यानी कि उसमें अपने में चिपका लेता है, अपने में चिपका करके बाहर उसको निकालता है ताकि फिल्टर हो जाए। देखिए नशा गुहा। अब यहाँ पर एक और चीज़ होता है अल्फैक्टरी लोब, जो हमारा दिमाग का भाग है अल्फैक्टरी लोब, जिसको हम घ्राण क्षेत्र कहते हैं, वो नाक से कनेक्टेड रहता है। ये महकने का काम करता है, जो नशा गुहा में भी रहता है, इसी नशा गुहा में रहता है, महकने का काम करता है। महकने, जैसे कोई अच्छा खुशबू लगता है, कोई खराब लगता है, तो कौन हमारे शरीर के अंदर जाएगा अच्छा, कौन नहीं जाएगा। अगर कोई बदबू आ रहा है, जहरीली गैस आ रहा है, तो हमारा नाक में वो घ्राण क्षेत्र महक लेता है और तुरंत दिमाग के जो एपिग्लोटिक्स है इसको ऑर्डर मारता है कि जल्दी बंद करो ताकि अंदर जहरीला कोई गैस नहीं जाए या गंदगियाँ नहीं जाए। देखते होंगे जब आदमी को कोई गंदगी चीज़ में अगर दे दिया जाए, गंदा चीज़ जो महकने वाला है एकदम बदबूदार, तो उसमें आदमी का सांसें रुक जाता है, सांस ही नहीं खींच पाता क्योंकि एपिग्लोटिक्स जो उसको बंद कर देता है। ये अल्फैक्टरी लोब हम लोगों में कम विकसित होता है और जानवरों में ज़्यादा विकसित होता है। जैसे आप चीनी या मीठा, कोई मीठा चीज़ कहीं पर भी आप छुपा के रख दीजिए, चींटी अपने आप उसको ढूंढ लेती है क्योंकि उसको महकने की शक्ति ज़्यादा है। जानवरों में महकने की शक्ति ज़्यादा होता है क्योंकि उसका अल्फैक्टरी लोब ज़्यादा विकसित होता है। हम लोगों में महकने की शक्ति कम है। ऐसा नहीं कि नहीं महकने का, किसी में ऐसा होता है कि अल्फैक्टरी लोब बिल्कुल काम करना बंद कर देता है तो उसको महकता नहीं है। मैंने भी बहुत ऐसे आदमी को देखा है जिसको महक नहीं आता है, तो उसका अल्फैक्टरी लोब डैमेज हो गया रहता है या काम करना बंद कर देता है, तो वो नहीं महक पाता है। उसके बाद नशा गुहा कंठ द्वार पर खुलता है। ये कंठ द्वार है जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, यानी कि ये नशा गुहा यहाँ पर आता है कंठ द्वार पर। कंठ द्वार क्या है, देखिए कंठ द्वार आगे रहता है और निगल द्वार जिसमें हम खाना खाते हैं वो पीछे रहता है, इधर पीछे। लेकिन ये बात समझ में आपको नहीं आता होगा, जब हम खाना खाते हैं, जब ये वाला पाइप यानी कि छिद्र आगे है और इसके पीछे है खाना वाला, जैसे ये मान लेते हैं ये आगे हो गया और ये मारकर पीछे हो गया, तो ये पीछे, तो अगर इस पर खाना चढ़ के आएगा तो पहले तो इसमें जाना चाहिए ना, इसके ऊपर, क्योंकि जो हमारा फूड पाइप होता है वो पीछे होता है और श्वास नली जो है इधर आगे रहता है। तो हम इधर इस पे चढ़ के ऊपर से आता है क्योंकि इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन लगता है, उसको कहते हैं एपिग्लोटिक्स। ये वाला ढक्कन एपिग्लोटिक्स कहते हैं इसको। ये एपिग्लोटिक्स क्या करता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं ना तो इस श्वास नली में जाने नहीं देता है, इसको बंद करके रखता है। इस श्वास नली में जाने नहीं देता है, ये बंद करता है एपिग्लोटिक्स। कभी कभी क्या होता है, जैसे एपिग्लोटिक्स कैसे काम करता है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये श्वास नली, यहाँ पर तो सब एक ही रहता है। इसके बाद देखिए ये हमारा फूड हो गया, इसमें भोजन जाता है और इसमें हमारा एयर जाता है। देखिए इसमें भोजन गया, इसमें एयर जाता है, इधर फेफड़ा हो गया, ये श्वास नली हो गया, ये फूड पाइप हो गया, ग्रास नली हो गया। देखिए यहाँ पर एक प्रकार का एगो ढक्कन लगा होता है जिसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये एपिग्लोटिक्स ये दिमाग से कंट्रोल होता है। जब आप खाना खाते हैं तो निगलते समय इसको
ऐसे करते हैं, इसका मतलब हम इसको बंद करते हैं और मुंह से प्रेस करते हैं खाना कि अंदर फिसल के चला जाए। तो ये जब दिमाग कहता है कि खाना आ रहा है तो दिमाग इसको चट से ऑर्डर मारता है कि खाना आ रहा है, खाना को इधर भेजना है, तो तू इधर चट से सट जाओ। तो फटाक से ये इधर सट के इधर का छिद्र बंद कर देता है और इधर खाना को जाने देता है। जब खाना निगल लेते हैं तो फिर सांस लेना है, तो फिर इसको इस साइड में इसको चिपका देता है, यानी कि इस साइड में इसको ला देता है, इसको इस साइड में ला देगा इधर, और इधर का बंद हो जाएगा और हवा इसमें जाने लगेगा। तो ये एपिग्लोटिक्स है। कभी कभी क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो ये कहीं बात करते हैं या ध्यान कहीं और रहता है, तो दिमाग हमारा व्यस्त रहता है किसी चीज़ में, तो खाना को फूड पाइप में जाना चाहिए, तो ये दिमाग तो डिस्टर्ब है, ये इसको कोई गाइडलाइन कर नहीं पाता है कि भोजन किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो हम लोग निगल लेते हैं, तब तक ये क्या होता है कि भोजन थोड़ा सा इसमें टच करता है, ये श्वास नली में आकर के, यानी कि यहाँ पर श्वास नली में टच करता है, तो इधर फेफड़ा को वो जाएगा तो उसके लिए नुकसान पहुंचा देगा, तो फेफड़ा उसको जोर से मारता है और थोड़ा तीखा भी लगता है अगर सब्जी वगैरह है तो जोर से धक्का मारता है, जिसको हम हिचकी कहते हैं, या ऐसे खोखी आ जाता है, तो जोर से धक्का मारता है, ऐसे हिचकी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा चला जाता है, कस के आता है, नाक मुँह में पूरा चावल वावल रोटी वोटी पूरा निकाल देता है, सब्जी उब्जी पूरा निकाल देता है, इतना जोर से आता है। क्योंकि इसमें अगर श्वास नली में अगर खाना चला जाएगा ना तो आप मर जाएंगे, क्योंकि इसमें जाके वो सड़ जाएगा, बैक्टीरिया पैदा कर देगा, फेफड़ा डैमेज कर देगा, आप मर जाएंगे। ठीक है, तो ये एपिग्लोटिक्स होता है। एपिग्लोटिक्स ही नियंत्रित करता है कि भोजन किधर जाएगा या एयर किधर जाएगा, ये बंद करता है। ठीक है, तो ये हर आदमी में होता है एपिग्लोटिक्स। देखिए एपिग्लोटिक्स के बाद यहाँ पर हम लोग आवाज़ उत्पन्न हो रहा है, जैसे हम लोग सांस अंदर खींच के नहीं बोल सकते, सांस बाहर छोड़ के बोलते हैं। तो सांस बोलते हैं तो ये वोकल कार्ड है जिसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। अगर इसको हम बंद कर दे तो आवाज़ हमारा दूसरा हो जाता है, यानी इसको दबा दे तो आवाज़ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें कॉम्पन होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है, और उसमें ताल मिला करके जबान वगैरह सब मिल करके साउंड बनाता है, क्या बोलना है, आवाज़ निकालता है। तो वोकल कार्ड होता है, इसमें कॉम्पन होता है और हम लोग आवाज़ निकालते हैं, ये वोकल कार्ड है। वोकल कार्ड होता है, यहाँ पर वोकल कार्ड मैंने लिखा है, एपिग्लोटिक्स भी लिखा है। देखिए उसके बाद वोकल कार्ड यहाँ पर है श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, श्वास नली। इस श्वास नली एक ये उपास्थि का बना होता है। देखिए उपास्थि, अस्थि होता है, उपास्थि होता है। ठीक है, तो अस्थि है, जैसे हमारा ये हड्डिया जो बना है यहाँ पर, ये अस्थि का बना है। और ये जो कान का है एकदम लुरलुरवा है एकदम, ये बहुत नरम है, कितना इधर मोड़ दीजिए उधर मोड़ दीजिए नहीं टूटेगा, हाथ मोड़ेंगे तो फट से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ये लचीला होता है। इसको लचीला इसलिए बनाया गया कि हो सकता है कि अगर हम इधर गर्दन घुमाएं, इधर गर्दन घुमाएं, इधर घुमाएं, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, कोई दिक्कत ना हो, अगर इसलिए उसको उपास्थि का बनाया गया है। और इससे भी अच्छा रहता है कि हम मजबूत बनाते हैं अस्थि का। देखिए अस्थि का बनाते हैं ना तो ये टूट फूट जाता तो दिक्कत हो जाता, इसलिए अस्थि का नहीं, ये उपास्थि का बनाया गया है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्लेक्सिबल में इधर घुमाते हैं, नीचे करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसमें अर्ध वलयाकार छल्ला लगा होता है, इसे पकड़े हुए रहता है ताकि ये पिचके नहीं, पिचक जाएगा तो हम लोग सांस ऐसे खींच लेंगे, अंदर से छोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, पचक जाएगा, दोनों सब पिचक के सट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सांसें नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इसको उपास्थि का और अर्ध वलयाकार छल्ला लगा के उसको टाइट किया जाता है। जैसे लोहा का सरिया लगा करके छत को मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही समझ जाइए कि कार्टिलेज का ऐसे अर्ध वलयाकार छल्ला लगा के इसको मजबूत बनाया जाता है ताकि इसमें ये पिचके नहीं। ये श्वास नली आगे चल करके दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम ब्रोनकाई या ब्रोनकस कहते हैं, जैसे ये श्वास नली आगे की ओर दो भागों में विभक्त हो गया तो इसको हम ब्रोनकस कहेंगे या ब्रोनकाई भी कहते हैं। ये वाला दोनों साइड में विभक्त हो जाता है, दो साइड में, इस साइड में और इस साइड में, क्योंकि हमारे दोनों पसली है यहाँ पे, दोनों साइड में फेफड़ा होता है, इस साइड में भी होता है और इस साइड में होता है। दायां फेफड़ा जो होता है थोड़ा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। दायां फेफड़ा इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इधर 3 पिंड होता है और इस साइड में 2 पिंड होता है, क्योंकि इधर हृदय, इधर हार्ट रहता है, हृदय दिल जिसको कहते हैं, उसको भी जगह चाहिए तो वो थोड़ा जगह छेक लेता है, थोड़ा जगह वो ले लेता है, जिसके वजह से इधर थोड़ा 2 ही पिंड एडजस्ट कर पाता है, इधर 3 पिंड होता है। तो इधर वाला दायां साइड का फेफड़ा बड़ा, इधर का छोटा होता है, तो ये दोनों साइड में भेजना पड़ेगा ना, तो उसको 2 भाग में बांट देते हैं, तो उसको हम ब्रोनकस कहते हैं। ये ब्रोनकस और जाकर के विभाजित हो जाता है तो उसके ब्रोंकियोल्स कहते हैं, यानी इसमें जाकर के फेफड़ा में अंदर घुस के विभाजित हो जाएगा और ज़्यादा उसमें डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसको
ब्रोंकियोल्स कहेंगे। वो और ब्रोंकियोल्स जाके और विभाजित हो जाता है तो उसको प्राइमरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर वो और विभाजित हो जाता है तो उसको सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स और विभाजित होकर बहुत पतला हो जाता है तो उसको हम लोग टर्शियरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं, यानी कि विभाजित होते रहता है। तो लास्ट में जहाँ पर एकदम अंत हो जाता है वहाँ पर अंगूर के गुच्छे की समान इस तरह की संरचना होता है जिसको हम एल्वियोलाई या वायु कोश कहते हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे की तरह संरचना होता है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं या वायु कोश कहते हैं। इसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए कोरोना वायरस जो कोविड-19 है इसी में वो डैमेज कर देता है और इसी को डैमेज करके श्वसन क्रिया को खत्म कर देता है, जिससे सांस फूलने लगता है। अगर इसमें से हम एक एल्वियोलाई को निकाले, एक एल्वियोलाई को देखिए, एक एल्वियोलाई को अगर निकाले, देखिए इस तरह से एक एल्वियोलाई को निकाल के बड़ा कर दिया। इसमें रहता है ब्लड, इसमें रखता है, इसमें ब्लड दौड़ता है, रक्त खून दौड़ता है इसमें। और खून में हम जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है। खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। देखिए, और हम बाहरी वातावरण से लाए हैं सभी गैसें, लगभग उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है और 1% में और सभी गैस होते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और सभी गैस से आता है। और यहाँ पर कोशिकाओं से लेकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के इसमें आया रहता है और आकर के इधर से ऑक्सीजन आया तो ये विसरण द्वारा उच्च यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर बढ़ जाता है। इधर से ऑक्सीजन इसकी दीवारों में विसरण द्वारा जा करके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका इसमें आ जाता है और इसमें आने के बाद वो फिर बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है यानी गैसों का आदान प्रदान इसी तरह से होता है। देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है। ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको ढोता है। देखिए ये हीमोग्लोबिन सबसे अच्छा जो किसी चीज़ को अगर वो जुड़ना चाहता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में, जैसे किसी चीज़ को कोयला जलाया, कुछ चीज़ जलाते हैं या धुआं जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के लिए हानिकारक और जहरीली गैसें होती है। ये अगर ऑक्सीजन भी जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगा, नाइट्रोजन भी जाएगा तो उसमें क्या करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, इस ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा और जुड़ के पूरे शरीर में धुआं भर देगा। अब पूरे शरीर में धुआं भर देगा तो फिर जानबे करते हैं क्या दिक्कत हो जाएगा। जैसे कोई आदमी सिगरेट पीता है, एकदम ऐसे मारता है, सूखता मारता है ऐसे, तो क्या उसका ऑक्सीजन भी नहीं जा पाता उतना, तो पूरा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से पूरे दिमाग में भेज देता है। दिमाग ऐसे चकराता है लोग का ऐसे, तो कहता है कि हमको नशा चढ़ रहा है, नशा चढ़ रहा है, यानी कि दिमाग में ऑक्सीजन चाहिए, भेज देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कहते हैं औरत लोग में ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं भूत दलेले है, नाटक करती है औरत लोग कुछ, यानी कि औरत लोग को कुछ भूत ना धर लेता है तो यही चढ़ जाता है, कोई ऐसा ही बखेड़ा करती है सब। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी जुड़ जाती है। अगर आप किसी धुआं वगैरह करके अगर घर में सो जाते हैं तो उस धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकता है। देखिए हमारा फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है, तो फेफड़ा के ऊपर एक आवरण बनाया जाता है क्योंकि इसको कोई बाहरी आघात से चोट ना पहुँचे और इसमें घर्षण ना हो। तो इस फेफड़ा के ऊपर जो आवरण होता है उसको हम प्लूरा कहते हैं। जैसे ये आवरण है इसको हम प्लूरा कहेंगे या प्लूरा मेम्ब्रेन कहेंगे या प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये दोहरी झिल्ली होता है, इस झिल्ली के अंदर एक लिक्विड बना रहता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, यानी कि प्लूरल द्रव कहते हैं, प्लूरल द्रव, प्लूरल फ्लूइड भर रहता है जो इसको घर्षण से बचाता है। कभी ऐसे होता है जैसे पेट फूल गया फिर छोड़ते हैं तो पेट सुटुक जाता है, कभी क्या है सीना फूल जाता है, सीना सुकुट जाता है। ये अपने से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि सीना फूले कि पेट फूले। देखिए ये क्या होता है, देखिए फेफड़ा में जब हम ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से फेफड़ा से खींच लेता है या हवा को खींच लेता है तो उसके अंदर इतना क्षमता नहीं होता है कि पूरे ऑक्सीजन को फिर धकेल के जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो भी गैस है उसको धकेल के फिर बाहर निकाले ऐसे। तो उसके लिए यहाँ पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम समझिए कि एक दीवार टाइप का होता है, ये ऊपर की ओर ऐसे होता है। जब हम सांस खींचते हैं तो ये एकदम वर्टिकल में सॉरी क्षैतिज में आ जाता है, यहाँ पर ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे खींच लिए ऐसे, जैसे हम खींच रहे हैं हमारा पेट फूल गया यानी कि नीचे की ओर दबा देता है तो यहाँ पर पेट थोड़ा फूल जाता है, पेट फूल जाता है। और क्या है कि ये संयोजी ऊतक का बना होता है, इसमें थोड़ा तनाव होता है। और फिर क्या है कि अब जब सांस खींच लिए, ऐसे सांस खींच लिए, पेट फूल गया और फूलने के बाद जब हम छोड़ेंगे इसे तो छोड़ेंगे तो ये डायफ्राम यानी कि ऊपर की ओर दबते हैं। हम लोग पेट शूट करते हैं सांस छोड़ते समय, इसका मतलब है कि हम डायफ्राम को ऊपर धकेलते हैं। और ये कौन धकेलता है? दिमाग धकेलता है।
इसको ऊपर की ओर धकेलेगा तो फेफड़ा को पिचकाएगा ऊपर से, पूरा का हवा ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड जो 4% आया सब के सब बाहर निकल जाएगा। और फिर ऐसे करेगा, जैसे किसी आदमी में क्या होता है कि बहुत बड़ा पेट हो जाता है या गर्भवती महिला हो जाती है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है, तो फिर उतना नीचे जगह नहीं रहता है कि नीचे फिर डायफ्राम नीचे पिच के, या हम लोग भी जब ज़्यादा गुस्सा में होता है या दौड़ देते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो सीना फूलने लगता है, ऐसे सीना फूलने लगता है। सीना फूलने का मतलब क्या है कि जब डायफ्राम काम करना बंद कर दे, यानी कि जब नीचे गर्भवती महिला है तो उसके पेट में नीचे जगह नहीं है कि वो नीचे प्रेस करे, तो इसके लिए ये फसलिया काम करता है। फसली, ये फसलिया के नीचे फेफड़ा होता है और ये फसलिया फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लचीला होता है। जैसे हम सांस लिए, इसे सीना फूल गया, सीना फिर क्या होगा, ये फसलिया फूल गया, यानी कि थोड़ा इसमें आकार में वृद्धि हो गया, फिर छोड़ेंगे तो ये फसलिया फेफड़ा को ऐसे दबा देगी तो फिर बाहर सांस निकल जाएगा। तो जब गर्भवती महिला हो जाए तो उसके लिए फसलिया काम निपटा देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी को कस के एक मुक्का मार देता है, पीठिए पर मार देगा, पीठ पर मार देगा पीछे से, क्या होता है कि उसका सांसुए बंद हो जाता है, न सांस छोड़ा जाता है न सांस लिया जाता है। इसकी वजह क्या है कि डायफ्राम पर कस के चोट लग जाता है, और डायफ्राम पर चोट लगता है तो कन्फ्यूज हो जाता है कि ये क्या कर दिया हमको। अब ये थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा अपने दर्द में ही दर्द को सहता है कि कैसे ये क्या हो गया। अब ऊपर से कहेगा कि सांस खींचो, अभी अपने कहेगा हम अपने चोट लगा, हम बर्दाश्त ना हो रहा था, ये कैसे खींचेगा, नहीं ना खींच पाएगा। तो कभी कभी ऐसे होता है। एक्सीडेंट कोई होता है, कोई इंसान छत से गिर जाए या गाड़ी से गिर जाए तो उसका सब हाथ पैर सही सलामत, सर भी सही सलामत रहता है, वो आदमी मर जाता है, इसका डायफ्राम में टूट जाता है, जिससे उस इंसान की मृत्यु हो जाती है और वो मर जाता है। तो ये डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब डायफ्राम काम नहीं करता है तो हमारा फसलिया काम चला देता है। देखिए, श्वसन तंत्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ये मैट्रिक बोर्ड में भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आप याद रखेंगे एक एक टॉपिक। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।